नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील सिंह है और मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे चैनल संघर्ष की उड़ान पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी 2025-26 सामान्य अध्ययन। तो दोस्तों, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जितने सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं, सारे टॉपिक्स को हम इसमें करने वाले हैं रिवीजन। तो ये सब सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चनों के माध्यम से। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है यहाँ पे। आप देख सकते हैं, पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा दो क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल यानी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो दोस्तों, ये जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है, ये क्या है, एक जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित किए गए हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय दोनों क्षेत्रों भारत के प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल हैं। पश्चिमी घाट में स्थित शांत घाटी प्रचुर जैव विविधता पाई जाती है, जो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित है। पूर्वी हिमालय में शोधकर्ताओं द्वारा कई स्थान प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। यह जैव विविधता की दृष्टि से अत्यधिक समृद्धि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मुड़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वन्य जैव विविधता संस्थान IFB डैश में स्थित है। तो दोस्तों, यह हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे? हैदराबाद में। तो दोस्तों, वन्य जैव विविधता संस्थान IVF की स्थापना सन 1997 में हैदराबाद में हुई थी। यह जैव विविधता से संबंधित एक अनुसंधान संस्थान है। भारतीय वनिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्य करता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जैव मंडल आंतरिक क्षेत्र का सबसे सही विवरण है। तो दोस्तों, सतत विकास के अध्ययन स्थल के लिए, किसके लिए? सतत विकास अध्ययन स्थल के लिए। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण सतत विकास के अध्ययन स्थल है। भारत सरकार द्वारा देश में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित हैं, जो जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवास की रक्षा करते हैं तथा राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य को संरक्षित करने का काम करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व की सबसे बड़ी सैल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है? तो दोस्तों, यह कोरल सागर में है। कहाँ पे? कोरल सागर में। प्रवाल भित्तियां या मूंगे की चट्टानें कोरल रीफ समुद्र के अंदर स्थित प्रवाल जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। विश्व की सबसे बड़ी सैल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ कोरल सागर में स्थित है। तो आपसे क्वेश्चन है, बायोडायवर्सिटी किसे संदर्भित करती है? तो दोस्तों, बायोडायवर्सिटी किसको संदर्भित करती है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सांस्कृतिक और परंपराओं का संरक्षण करने के लिए। किसके लिए? पारिस्थितिकी संरक्षण। यहाँ पे देख सकते हैं, जैव विविधता शब्द किसी दिए गए पारिस्थितिकी तंत्र अथवा बायोम में समस्त जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों को जीवन की विविधता एवं परिवर्तनशीलता को संदर्भित करता है। ठीक है, आगे, जैव विविधता क्या उल्लेख करता है? तो दोस्तों, जैव विविधता किसी क्षेत्र के संपूर्ण प्रजातियों को उल्लेख करता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों, ये जो मैंग्रोव जैव विविधता को बनाए रखते हैं, ये सही है, लेकिन मैंग्रोव आम प्रदान करते हैं, ये गलत है। मैंग्रोव बाढ़ को रोकते हैं, ये भी सही है, और शहरीकरण के कारण मैंग्रोव नष्ट हो रहे हैं, ये भी सही है। अथवा मैंग्रोव के बाद में जान लेते हैं। मैंग्रोव आम नहीं करते हैं। आम शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगने वाले पौधे हैं। मैंग्रोव उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय समुद्री तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्षों और झाड़ियों के समूह होते हैं, जिनमें से लवणीय जल से सहने वाली अच्छी क्षमता होती है। मैंग्रोव पौधे जैव विविधता को बनाए रखते हैं। मैंग्रोव वन समुद्री तूफानों जैसे
सुनामी, हरिकेन आदि के प्रभाव को कम कर तटीय क्षेत्रों के लोगों की रक्षा करते हैं। इसके अलावा यह तटीय क्षेत्र में मृदा अपरदन को भी रोकता है, जिससे बाढ़ आने की संभावना कम रहती है। आजकल हम मानवीय गतिविधियां शहरीकरण के कारण मैंग्रोव का हिस्सा को हासिल हो रहा है, जो गंभीर पर्यावरणीय संकट का कारण बन सकता है। नेक्स्ट, विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन है? तो दोस्तों यह सुंदरवन है। क्या है? सुंदरवन। दोस्तों, विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र सुंदरवन है। 5180 वर्ग किलोमीटर है। सुंदरवन भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। यह सुंदरी नामक प्रसिद्ध वनस्पति और बंगाल टाइगर का निवास स्थान है। आपसे क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य सर्वाधिक क्षेत्र में मैंग्रोव के तहत हैं? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल है। कौन सा? पश्चिम बंगाल। मैंग्रोव वनस्पतियां समुद्र तटीय तथा निम्न डेल्टाई क्षेत्रों में विकसित होती हैं। इन क्षेत्रों में ज्वार के कारण समुद्र में स्थित लवण स्थलों पर पहुंच जाते हैं, जो स्थलीय मृदा को दलदली तथा लवणीय बना देते हैं। इसी कारण मैंग्रोव वनस्पतियों को दलदलीय तथा लवणीय वनस्पतियां भी कहा जाता है। इन वनस्पतियों का सर्वाधिक विस्तार पश्चिम बंगाल राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट, भारत में डैश को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, जो यहाँ पे झीलों के साथ होते हैं उन्हें हम ज्वारीय वनों के रूप में जानते हैं। थोड़ा कंप्यूटर से क्वेश्चन ले लेते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टर को एकीकृत परिपथ के रूप में प्रयोग कर तैयार किया जाता है। इसमें सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरह भी काम करता है। अतः सीपीयू में व्यवधान होने पर भी यह निर्देशों को निष्पादन जारी रखता है। इनमें से कौन कंप्यूटर रजिस्टर नहीं है? तो दोस्तों जो बफर है ये कंप्यूटर रजिस्टर नहीं है, क्योंकि संचायक, स्टैक पॉइंटर और प्रोग्रामर काउंटर ये सब क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर का रजिस्टर है। तो दोस्तों संचयक, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्रामर काउंटर कंप्यूटर के रजिस्टर हैं, जबकि बफर एक फिजिकल मेमोरी का भाग है। इसमें डाटा स्थायी तौर पर संचयित होता है और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन है, एक पर्सनल कंप्यूटर पीसी को पुनः आरंभ कोड बूट करने उपयोगी डिस्क कौन सा है? तो दोस्तों यह सिस्टम डिस्क। क्या है? सिस्टम डिस्क। सिस्टम यूनिट पर्सनल कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्य यहीं से संचालित होते हैं। यह विभिन्न सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर को पुनः चालू करने के लिए सिस्टम डिस्क का उपयोगी डिस्क का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, डेस्क कंप्यूटर में प्रोसेसिंग सामान्य न्यूनतम होता है। तो दोस्तों यह 64 बिट होता है। इसमें कितना बिट होता है? 64 बिट। 64 बिट अक्षर कोड एक अक्षर एन्कोडिंग है जिसे कंप्यूटर पर उपयोग करने के लिए डिजाइन किया जाता है। 64 बिट्स केवल 64 भिन्न अक्षरों को संकेतित शब्दों को बदल देते हैं, जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए बहुत ही न्यूनतम समय होता है। नेक्स्ट, ALU, CPU एंड I/O नामक उपकरण के दो शब्दों का संबंध क्या है? तो दोस्तों कंप्यूटरों से है। किससे संबंधित है? कंप्यूटरों से। तो ALU, CPU, I/O नामक उपकरण का संबंध कंप्यूटर से है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, निर्देशों के अनुरूप उनका विश्लेषण करता है तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित रूप से आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। यह डाटा के भंडारण तथा तीव्र गति त्रुटि रहित ढंग से उसके विश्लेषण का कार्य करता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत GIGO का अनुकरण करता है। तो ऑप्शन है कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर, कूड़ा इनपुट उत्तम आउटपुट, उत्तम इनपुट तथा उत्तम आउटपुट, उत्तम निर्देशन तथा आउटपुट। तो दोस्तों इसका कोई आंसर सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं कंप्यूटर विज्ञान या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में GIGO
यानी गार्बेज इन द गार्बेज आउट इस तथ्य को दर्शाता है कि कंप्यूटर तार्किक प्रक्रियाओं द्वारा संचालित होते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले एकीकृत परिपथ आईसी चिप साधारणतया बनी होती हैं। तो दोस्तों सिलिकॉन से बनी होती हैं क्या? आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे हम बोलते हैं। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली एकीकृत परिपथ आईसी चिप साधारणतया सिलिकॉन में बनी होती हैं। एकीकृत परिपथ अर्धचालक पदार्थ के अंदर बना हुआ इलेक्ट्रॉनिक परिपथ ही होता है जिसमें प्रतिरोध, संधारित्र आदि के अलावा डायोड, ट्रांजिस्टर, अर्धचालक अवयव निर्मित किए जाते हैं। नेक्स्ट, एक कंप्यूटिंग युक्ति में एमएचजेड निर्देशनों में सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों यह कालांध गति का कैसा गति है? कालांध गति। यदि एक माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू 100 हर्ट्ज पर चलता है तो इसका घड़ी चक्र 0.01 सेकंड या 10 मिली सेकंड है। अगर यह 100 मेगा हर्ट्ज पर चलता है तो इसका घड़ी चक्र 0.000001 सेकंड यानी 10 नैनो सेकंड होता है। नेक्स्ट, पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का पूरा नाम क्या है? सॉरी, पीसीबी का पूरा नाम क्या है? तो पीसीबी का नाम दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। क्या है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी का पूरा नाम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। यह एक विद्युत घटक है जो इलेक्ट्रॉनिक अवयव को आदान प्रदान के लिए तथा इन्हें आपस में सुचालक मार्गों के माध्यम से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों जो फ्लैश ड्राइव है यह आंतरिक हिस्सा नहीं है, क्योंकि मदरबोर्ड, रैम, वीडियो कार्ड ये सब क्या है? आंतरिक भाग है। लेकिन जो फ्लैश ड्राइव है ये बाहर द्वारा ड्राइव किए जाते हैं। दिए गए विकल्पों में रैम, मदरबोर्ड एवं वीडियो कार्ड कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा है, जबकि फ्लैश ड्राइव कंप्यूटर के बाह्य हिस्सा है। पेन ड्राइव यानी यूएसबी फ्लैश ड्राइव एक ऐसा डिवाइस है जिसके उपयोग से डाटा आसानी से और तेजी से एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान कर लिया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर है ये हार्डवेयर का काम नहीं करते, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क, सीपीयू, मदरबोर्ड ये सब क्या है? प्रकार का हार्डवेयर है, लेकिन सॉफ्टवेयर अलग ही प्रकार का सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह है जो कंप्यूटर को विशिष्ट कार्य का निर्देश देता है। अन्य सभी विकल्प हार्डवेयर के उदाहरण है। अब दोस्तों हम थोड़ा बायोलॉजी से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया था। इन्होंने कार्क के स्लाइस का समान अर्धयंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कार्क पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्होंने कार्क की ही पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कार्क की स्लाइस से अनेक कोष्ठयुक्त अथवा विभाजित बक्से रखे। बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए। नेक्स्ट, कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। किसने की? रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जिसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। यह विशिष्ट परागरम कला से घिरित रहती है तथा प्रायः इसमें प्रजनन की क्षमता होती है। कोशिका की संरचना कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में एक जेली होता है, जेली पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली के केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में अनेक कार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कोशिका के अन्य संगठक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इन्हें हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो आपसे क्वेश्चन है कि साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है, डैश उससे मौजूद होता है। तो दोस्तों उसमें क्या मौजूद होता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच ये मौजूद होता है। किसके? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। तो आपसे क्वेश्चन है, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति के अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस।
पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस यानी जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। नेक्स्ट, डैश में को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम पावर हाउस के रूप में जानते हैं, किसकी? कोशिका के। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस हाउस यानी सल ऑफ द हाउस कहते हैं। यह ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में होती है तथा इसका निर्माण एडीपी एवं अकार्बनिक फास्फोर के संयोग से होता है। इसे कोशिका का श्वसन स्थल भी कहते हैं। जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। नेक्स्ट, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो दोस्तों, प्लाज्मा झिल्ली है। क्या है? प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत ही पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली जीवित एवं अर्ध परागरम होती है। यह कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करती हैं। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकालने एवं अंदर करने के लिए नियंत्रण करती हैं। नेक्स्ट, इक्यूबेटेरियम प्लेट पर कोशिका के केंद्र गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन होता है? तो दोस्तों, यह मेटाफेज किस चरण के? तो मेटाफेज के होता है। मेटाफेज के दौरान गुणसूत्र इलेक्ट्रॉनिक प्लेट पर कोशिका के केंद्र में संरेखित होते हैं और धुरी के तंतु गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर से जुड़े जाते हैं। उल्लेखनीय यह है कि मेटाफेज समसूत्री विभाजन का द्वितीय चरण है। इस चरण में ट्रांसमियर विभाजित होता है और अलग अलग क्रोमैटिड स्वतंत्र संतति गुण बन जाते हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो दोस्तों, यह एक प्रकार का कोशिका होता है। क्या होता है? कोशिका। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीवों की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, जिसे जीवन के मूलभूत इकाई के नाम से भी जाना जाता है। मनुष्य तथा अन्य जीव जंतु और पेड़ पौधे का निर्माण कोशिका से ही हुआ है। बिना कोशिका के किसी भी जीवन का जीवन असंभव है। अमीबा से लेकर विशाल श्रेणियों तक कोशिका में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, जीवन की मूलभूत इकाई यानी यूनिट क्या है? तो दोस्तों, यह एक प्रकार का कोशिका है, क्योंकि हमारे जीवों की मूल संरचना क्या है? तो एक कोशिका ही है। नेक्स्ट, अब दोस्तों थोड़ा केमिस्ट्री से क्वेश्चन को उठा लेते हैं। तो आपके सामने है अमोनिया, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन का एक यौगिक है, जिसका रासायनिक सूत्र NH3 होता है। इसमें से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान के आधार पर स्थिर निश्चित अनुपात 14:3 होता है। यह एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। जल में यह अतिविलेय है। तो आपसे क्वेश्चन है, CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात क्या होता है? तो दोस्तों, यह एक होता है 5:2 के अनुपात में। CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात 40:16, यानी अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 5:2 के अनुपात में होता है। नेक्स्ट, पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन डैश द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होता है। तो दोस्तों, 1:8 के अनुपात पानी और हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कितने अनुपात के होते हैं? तो 1:8 के अनुपात में होते हैं। जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के 1:8 के अनुपात में उपस्थित होते हैं, जबकि यह आयतन के अनुपात में जल और हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 के अनुपात में होते हैं। नेक्स्ट, अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा अनुपात में होते हैं। तो दोस्तों, यह 14:3 के अनुपात में होते हैं। तो अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है? तो 14:3 होता है। अमोनिया NH3 में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा 14:3 के अनुपात में होते हैं। अमोनिया गैस को सर्वप्रथम 1771 में प्रिस्टले ने खोजा था। यह विभिन्न जीवों जंतुओं पेड़ पौधों के सड़ने ज्वालामुखी पर्वतों से निकलने वाली राख में पाई जाती है। इसका उपयोग
प्रतिकारक के रूप में आइस आइस फैक्ट्री के रेहान बनाने में किया जाता है। अब दोस्तों हम थोड़ा डाल्टन नियम का परमाणु सिद्धांत से क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित होता है? तो दोस्तों डाल्टन का नियम है जो यह रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम से पर आधारित है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व या यौगिक या मिश्रण हो सूक्ष्म कणों के से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु पदार्थ का अविभाज्य कण होता है। रासायनिक संयोजन के मुख्य रूप से दो नियम हैं। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा है निश्चित अनुपात का नियम। डाल्टन का सिद्धांत आधारित है। तो दोस्तों डाल्टन का जो सिद्धांत है यह रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो दोस्तों यह द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम पर है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है। नेक्स्ट, डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण हैं। क्या है? परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण हैं। जॉन डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु के किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण के नियम निश्चित अनुपात नियम के आधारित है। इस नियम में सिद्धांत परमाणु निम्न प्रकार के होते हैं। प्रत्येक तत्व अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु अविनाशी होते हैं। इतने गुण होते हैं। 3 गुण होते हैं। कौन कौन से? प्रत्येक तत्व आत्म सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु गुण भिन्न भिन्न होते हैं और परमाणु अविनाशी होते हैं। इतना आपको ध्यान में लेके चलना है। निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत का अवधारणा नहीं है? तो दोस्तों सभी पदार्थों छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम अणु कहते हैं। ये अवधारणा नहीं होता है क्योंकि भिन्न तत्वों के परमाणु में से भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। ये बिल्कुल सही है। यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में होते हैं, संयोजित होते हैं। ये भी सही है। और परमाणु अदृश्य कण होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया से निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आइए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया? तो दोस्तों डाल्टन ने बताया। कौन बताया? डाल्टन ने। अब हम थोड़ा फिजिक्स से क्वेश्चन उठा लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य में सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन करने का यह एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक क्या है? अब दोस्तों देखिए विभवांतर की SI इकाई क्या है आपसे पूछा। तो विभवांतर की जो SI होती है वो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है जबकि शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो ऊर्जा का मात्रक वही जूल होता है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट, आवेश का मात्रक कूलाम, शक्ति का मात्रक वाट, वही ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ये आपसे क्वेश्चनों में पूछा जाएगा तो इसको आपको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। तो चलिए थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ मोड़ लेते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स की SI एक इकाई है दोस्तों वेबर है। क्या है? वेबर। वही धारिता की है धारिता की है फैराड और प्रेरकत्व की है हेनरी, दाब का है पास्कल और चुंबकीय फ्लक्स का है आप वेबर। कुछ पढ़ ही लिए हैं। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन मार लेते हैं। धारिता का फैराड, प्रेरकत्व का हेनरी, दाब का पास्कल और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? तो दोस्तों शक्ति की अंतरराष्ट्रीय यानी कि SI इकाई है। तो अभी आपको बताए हैं कि क्या है? वाट है। क्या है? वाट है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई वाट है। 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है जबकि कार्य का मात्रक जूल है जो 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। कितना? 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रख के चलना है। अब आपसे क्वेश्चन है जी की मान SI इकाई वही है जो कि SI इकाई है। दोस्तों जी का जो SI मात्रा है गुरुत्व त्वरण का वो
त्वरण का जो मात्रक होता है वही गुरुत्वीय त्वरण का भी मात्रक होता है, सही। तो गुरुत्वीय त्वरण जी और त्वरण का ऐसा ही यूनिट एक ही है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का संख्यात्मक मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब आगे बात करते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर की एसआई इकाई क्या है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर का एसआई इकाई है दोस्तों, यहाँ पे आप देखते हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक के लिए, किसके? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक के लिए न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोमीटर के पावर -2 सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की एक एसआई इकाई है, जिसका मान 6.67 × 10⁻11 होता है, जो हेनरी कैविडिस द्वारा किया गया है। इसका विमीय सूत्र यम के पावर -1 यल के पावर 3 और टी के पावर -2 होता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई इकाई होता है ओम। क्या होता है? ओम भूर्भुवः स्वः। प्रति प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। वहीं आर बराबर क्या होता है? लैम्डा एल अपन ए, जहाँ आर प्रतिरोध है, एल बराबर लंबाई और ए बराबर क्षेत्र है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। जहाँ लैम्डा एक नियतांक है, इसे चालक की प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। आगे बात करते हैं, भार की एसआई इकाई क्या है? तो भार की एसआई इकाई के बराबर क्या होता है? तो दोस्तों बल होता है। भार की इकाई जो होता है वो बल की एसआई इकाई के बराबर होता है। किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की माप को भार या वजन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग समान होता है। भार की एसआई इकाई बल होता है। भार की एसआई इकाई बल और एसआई इकाई बराबर होती है। भार तथा बल की एसआई इकाई न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। टन डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो दोस्तों चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। चाल एक अदिश राशि है, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल की एसआई इकाई क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आगे, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो दोस्तों यह दाब और बल की दोनों की मात्रक एक ही होता है। सॉरी, हाँ, भार और बल की। किसका? भार और बल की। तो दाब का इकाई पास्कल होता है और भार बल और उत्प्रेक्ष दोनों सबका मीटर क्या होता है? न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गति की बात करें तो गति का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्पष्ट है कि बल, भार और उत्प्रेक्षक का मात्रक समान है, अतः विकल्प बी और डी दोनों इसमें सत्य होंगे। नेक्स्ट, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो दोस्तों यह एक प्रकार का त्वरण है। क्या है? त्वरण की इकाई है। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण या एक्सीलरेशन कहते हैं। एसआई इकाई मीटर से प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि होता है। तो आपसे क्वेश्चन है कि डैश की इकाई एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड होता है। तो दोस्तों जो यहाँ पे क्या कार्य होता है उसकी इकाई क्या होता है? जूल प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो दोस्तों आप कुछ क्वेश्चनों को हम भूगोल से उठा लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, विश्व की प्रथम ट्रेन पर अस्पताल अर्थात लाइफलाइन एक्सप्रेस लाइफ एलएलई की प्रथम ट्रेन यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों यह 16 जुलाई 1991 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। कब? 16 जुलाई 1991 में विश्व की प्रथम ट्रेन पर अस्पताल अर्थात लाइफलाइन एक्सप्रेस एलईडी की प्रथम ट्रेन 16 जुलाई 1991 में प्रारंभ हुई। इसका मुख्यालय उद्देश्य दूर दराज इलाकों और दुर्गम इलाकों में मेडिकल सहायता पहुंचाता है। इसे मैजिक ट्रेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यह पिछले 23 सालों से कार्य कर रही है, जो इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन और रेलवे द्वारा एक साथ काम कर रही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे ब्लैक ब्यूटी के नाम से कहा जाता है? तो दोस्तों मार्स एक कोयले का रंग और पत्थर है, जिसे हम ब्लैक ब्यूटी के नाम से जानते हैं। ब्लैक ब्यूटी मार्स एक कोयले के रंग के पत्थर को कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन है, कैंसर शब्द ग्रीक कार्सिनोस से व्युत्पन्न होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है केकड़ा। क्या होता है? केकड़ा होता है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका निर्माण प्राचीन इम्फेक्स में किया गया है? तो दोस्तों माचू पिचू जो है इसका उपयोग निर्माण प्राचीन इनकास से किया गया है। माचू पिचू का निर्माण प्राचीन इनकास द्वारा किया गया था। माचू पिचू का को द लास्ट सिटी ऑफ इनकास भी कहा जाता है। माचू पिचू के पेरू के सबसे ज्यादा पर्यटकों का आकर्षण करने वाला स्थल है। नेक्स्ट, तरल तरल लिक्विड कागज क्या है? तो दोस्तों तरल लिक्विड जो कागज है यह एक प्रकार का शीघ्र सूखने वाला कागज के रंग और तरल पदार्थ है जिसे मुद्रित सामग्री सही करने के लिए लगाया जा सकता है। तो दोस्तों तरल लिक्विड कागज शीघ्र सूखने वाला कागज के रंग का तरल पदार्थ है जिसे मुद्रित सामग्री को सही करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे सफेद व्हाइटनर कहते हैं। 1956 में बेट ग्रेहम के आविष्कार किया गया था। यह वाष्पशील कागज कार्बनिक यौगिक है जो अप्रतिबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लंब रूप पुनर्संरचना उपाय वर्टिकल सिटी कंचिंग मेथड है? तो दोस्तों यह एक प्रकार का, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नौकरी संवर्धन स्वरूप पुनः संरचना उपाय है। नौकरी संवर्धन में कर्मचारी की भूमिका मौजूदा कर्मचारी के लिए काम कर रहे शर्तों के कर्मचारी मूल्यांकन प्रबंधन भूमिका शामिल होते हैं। यह विशेष रूप से प्राथमिक और माध्यमिक व्यवसायों के कार्यों को शामिल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीखी और साझा की गई समानताओं का उद्घोषक है? तो दोस्तों यह संस्कृति है। संस्कृति किसी भी समाज में गहराई तक व्याम गुणों के स्वरूप में का नाम है जो उस समाज के सोचने, विचारने, कार्य करने, खाने पीने, बोलने, नृत्य, गायन, साहित्य, कला, वस्तु आदि में परिलक्षित होती है। संस्कृति में वर्तमान में रूप में किसी भी समाज के दीर्घ काल तक अपनाई गई पद्धतियों के परिणाम होता है। नेक्स्ट, पालकियां शब्द रोबोट डाहल द्वारा सरकार के रूप में व्याख्या के लिए प्रयोग किया गया है जिसमें, तो दोस्तों यह एक प्रकार का लोग चुनाव प्रणाली और समूह प्रक्रिया दोनों के माध्यम से कार्य करते हैं। पालयार्की शब्द रॉबर्ट डाहल द्वारा सरकार के रूप में व्याख्या के लिए प्रयोग किया गया था जिसमें लोग चुनाव प्रणाली उस प्रक्रिया दोनों के माध्यम से कार्य करते हैं। नेक्स्ट, देशव्यापी अभियान ऑपरेशन स्माइल से संबंधित है। तो दोस्तों यह लापता बच्चों के लिए संबंधित है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पुलिस द्वारा खोए गए बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन स्माइल आरंभ किया गया था। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी विश्व का सबसे बड़ा डैश नामक भाषा पोर्टल परियोजना शुभारंभ करेगा। कहाँ पे करेगा? तो दोस्तों यह भारतवाणी पर करेगा। कहाँ पे? भारतवाणी। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सभी भारतीय भाषाओं में सामग्री वितरित करने के उद्देश्य से 7 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने भारतवाणी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया जिसका उद्देश्य मल्टीमीडिया का प्रयोग करते हुए भारत की समस्त भाषाओं के बारे में उपलब्ध ज्ञान को एक पोर्टल पर उपलब्ध कराना है। तो आपसे क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड में कौन सा रंग सुनामी चेतावनी के संकेतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों यह सफेद और हरा रंग। कैसा? सफेद और हरा रंग। नेक्स्ट, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण भारत में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक संस्थान है। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान को जंतुओं के सर्वेक्षण के लिए तथा उनका पता लगाने और अनुसंधान करने के लिए 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। तो आपसे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंपनियों का उनके मुख्यालय के साथ मिलान कीजिए कि कौन सा कंपनी उसके मुख्यालय के साथ सही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। इसका क्या हो जाएगा? तो ये नई दिल्ली में। कहाँ पे? तो 1 का 4 हो जाएगा। उसके बाद में जो कोल इंडिया लिमिटेड है, कोल इंडिया लिमिटेड ये कहाँ पे है? तो ये कोलकाता में है। तो कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता का हो जाएगा। बी का 3 हो जाएगा। और उसके बाद में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। और जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है इसका मुख्यालय बेंगलुरु है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा?
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो एक सही हो जाएगा। चार, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। यहाँ पे आपके सामने डिटेल में दिया गया है। जो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता में है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुंबई में है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का बेंगलुरु में है। इसलिए विकल्प एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, आपके सामने है कि जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष में नई दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय पर आधारशिला रखा। तो जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों यह 1955 में वर्ष में नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखा। दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना की रूपरेखा मॉरिस ग्वालियर समिति द्वारा 1946 में तैयार की गई थी। 15 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली का उद्घाटन भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल श्री आर राजगोपालाचारी द्वारा राष्ट्रपति भवन में किया गया था। इसके वर्तमान भवन की आधारशिला 12 मई 1955 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों यह नई दिल्ली में है। कहाँ पे? नई दिल्ली में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अपने वर्तमान स्वरूप से सन 1861 में ब्रिटिश शासन के अधीन सर अलेक्जेंडर कलिंगम द्वारा तत्कालीन वायसराय चार्ल्स जैन जैन कलिंगी द्वारा स्थापना किया गया था। नेक्स्ट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशन रिसर्च के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर बी है, ये वाला कहाँ पे, निजी क्षेत्र एक संस्थान है, ये गलत कथन है। तो दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ा डिटेल में देखेंगे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेंटल रिसर्च यानी TIFR मुंबई में स्थित एक सार्वजनिक डीम्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी है जो गणित और विज्ञान में बुनियादी शोध के लिए समर्पित है। यह परमाणु ऊर्जा विभाग और भारत सरकार का एक राष्ट्रीय केंद्र है। TIFR का मुख्य रूप प्राकृतिक विज्ञान, गणित, जैविक विज्ञान और सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान अनुसंधान करना है। संस्थान की स्थापना 1945 ईस्वी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के दृष्टिकोण के तहत दोराबाजी टाटा ट्रस्ट के समर्थन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसके दिशा निर्देशन में की गई थी। तो दोस्तों यह डॉक्टर होमी जी भाभा के दिशा निर्देशन में की गई थी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यह मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? मुंबई में। अगला क्वेश्चन आपसे है, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र है। तो दोस्तों यह दक्षिणी यमुनोत्री है। क्या है? दक्षिणी यमुनोत्री। भारत में अंटार्कटिका में भारत की 3 अस्थायी अनुसंधान केंद्र है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री मैत्री और भारत। अतः स्पष्ट है कि दक्षिणी यमुनोत्री अंटार्कटिका में स्थित भारतीय अनुसंधान का केंद्र नहीं है। नेक्स्ट, डैश ने अंटार्कटिका में भारत के पहले अभियान का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। उसे 1981 से 1988 तक इस बर्फीले महाद्वीप में अन्य 7 महाद्वीपों को सफलतापूर्वक संचालित और निर्देशित किया था। तो दोस्तों डॉक्टर SZ कासिम किसके द्वारा? डॉक्टर SZ कासिम के द्वारा। डॉक्टर SZ कासिम ने अंटार्कटिका में भारत के पहले अभियान का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था और 1981 से 1988 तक इस बर्फीले महाद्वीप में अन्य 7 अभियानों को सफलतापूर्वक संचालित और निर्देशित किया था। इसके पूर्व डॉक्टर कासिम पर्यावरण विभाग में सचिव और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के निदेशक का पदभार संभाल चुके हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर आपसे क्वेश्चन है कि इनमें से किसने 1982 में भारत के प्रथम अंटार्कटिका अभियान का नेतृत्व किया। हाँ तो दोस्तों डॉक्टर SZ कासिम ने। किसने? डॉक्टर SZ कासिम ने। नेक्स्ट,
आपसे क्वेश्चन है कि टेनिस किससे यानी टेनिस कैंट मिस स्विस उपनाम से जाना जाता है। तो दोस्तों टेनिस जो है ये कैंट मिस स्विस के उपनाम से जाना जाने वाला चीज़ है क्या, मार्टिन हार्किंस। किसके, मार्टिन हार्किंस। स्विस स्टार मार्टिन हंगिस स्विट्जरलैंड टेनिस खिलाड़ी का उपनाम कांस्ट मिस स्विस से जाना जाता है। यह एकल टेनिस खेल विश्व में नंबर एक खिलाड़ी नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में खेलों में से किसके साथ शब्द डबल फॉल्ट का संबंध है। तो दोस्तों जो डबल फॉल्ट का शब्द है यह एक टेनिस खेल से संबंधित है। किससे, टेनिस खेल से। तो आपसे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट से एक सही नहीं है। तो दोस्तों कैनेडियन ओपन है एक प्रकार का सही नहीं है, क्योंकि फ्रेंच ओपन, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन ये सब किससे संबंधित है, तो सब टेनिस से संबंधित है। टेनिस के प्रमुख ग्रैंड स्लैम्स हैं, ये है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन मिट्टी, विंबलडन ओपन घास पर, यूएस ओपन, कैनेडियन ओपन टेनिस का ग्रैंड स्लैम यूनिट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट के क्ले पर खेला जाता है। तो दोस्तों यह रोलैंड गेरियर, क्या है, रोलैंड गेरियर है, यह क्या है, इससे खेला जाता है। तो अगर हम थोड़ा इसको डिटेल में देखने की कोशिश करें तो फ्रेंच ओपन एक टेनिस टूर्नामेंट है जो मई के अंत में तथा जून के शुरुआत में के 2 सप्ताह के मध्य में पेरिस फ्रांस के रोलैंड गैरोस में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है तथा इसकी शुरुआत 1891 ईस्वी में हुई थी। वर्ष 2021 इसके प्रतियोगिता के पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच सर्बिया तथा उपविजेता स्टेफानोस ग्रीस थे। नेक्स्ट, इनमें से किस स्वीडिश पेशेवर टेनिस खिलाड़ी ने 8 विंबलडन खिताब और लगातार पांच यूएस ओपन खिताब जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों रोजर फेडरर, कौन है, रोजर फेडरर। स्विस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने 8 विंबलडन खिताब और लगातार 5 यूएस ओपन खिताब जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया। उन्हें 20 ग्रैंड स्लैम खिताब भी जीता। नेक्स्ट, मुक्केबाजी भारत के किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व विजेता रहा। तो दोस्तों आप जान सकते हैं कि जो मैरी कॉम है या 6 बार की विश्व मुक्केबाज चैंपियन है। इनका संबंध मणिपुर राज्य से है। इन्होंने 2010 के एशियाई खेलों में कांस्य, 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण तथा 2022 के खेलों में लंदन ओलंपिक कांस्य पदक जीता था। बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र कहलाता है। तो दोस्तों बॉक्सिंग क्षेत्र का खेला रिंग कहलाता है। बॉक्सिंग खेल मुक्केबाजी का क्षेत्र रिंग कहलाता है। नेक्स्ट, एजेरा कप एजरा कप इनमें से किस खेल से संबंधित है। तो एजरा कप है दोस्तों यह फुटबॉल वॉलीबॉल से संबंधित है, सॉरी पोलो से संबंधित है। किससे, पोलो से। एजरा कप भारत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला पोलो टूर्नामेंट है। पहला एजरा कप 1880 में आयोजित किया गया था। पोलो के प्रत्येक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। कितने, 4 खिलाड़ी। आपसे क्वेश्चन है कि सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता। तो सुशील कुमार ने कुश्ती के लिए ओलंपिक पदक जीता। सुशील कुमार कुश्ती खेल से संबंधित हैं। सुशील कुमार ने व्यक्तिगत इवेंट में 2 बार ओलंपिक पदक, वर्ष 2012 के लिए लंदन ओलंपिक में रजत पदक तथा 2008 के बीजिंग में ओलंपिक कांस्य पदक अपने नाम किया। इन्होंने 2010 तथा 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क के आइकोनियम स्वीडिश गार्डन कुश्ती करने वाले पहली भारतीय पहलवान कौन बनी। तो दोस्तों यह बजरंग पूनिया बने। कौन बने, बजरंग पूनिया। भारत के बजरंग पूनिया पहले भारतीय पहलवान हैं जो न्यूयॉर्क के आइकन मेडिसिन स्क्वेयर गार्डन में मई 2019 में कुश्ती लड़े। इस मुकाबले को ग्रेपल द एट द गार्ड बीट द स्ट्रीट नाम दिया गया था। नेक्स्ट, श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय डैश में स्थित है। तो दोस्तों यह एक आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में।
भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय आंध्र प्रदेश के गटप्पा शहर में स्थित पुरातात्विक संग्रहालय है। इसकी स्थापना 1982 में सरकार द्वारा पुरातात्विक महत्व की प्राचीन कलाकृतियों की रक्षा के लिए की गई थी। नेक्स्ट, आकाश फर्स्ट ए मिसाइल आकाश मिसाइल का नाम है संस्करण है। यह मिसाइल दुश्मन को लड़ाकू विमानों और ड्रोनों के बेहद प्रभावी और सटीक तरीके से मार गिराने में सक्षम है। इस मिसाइल में अचूक निशाना लगाने वाली स्वदेशी तकनीकी नया स्वदेश विकसित खोजी यंत्र लगी है। आकाश मिसाइल फाइटर जेट्स, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल को ध्वस्त कर सकती है। इस मिसाइल का निर्माण डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने किया है। नेक्स्ट, उस देश का नाम बताइए जिसके परमाणु हथियार नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जापान के पास परमाणु हथियार नहीं है। जापान के पास एक भी परमाणु हथियार नहीं है। रूस के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है। वहीं दूसरे स्थान पर परमाणु हथियारों की संख्या अमेरिका, तीसरे स्थान पर चीन और चौथे स्थान पर फ्रांस परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, हाइड्रोजन और नाभिकीय संलयन क्रियाओं पर कार्य करता है। नेक्स्ट, निर्भय मिसाइल की मारक सीमा कितनी है। तो दोस्तों निर्भय मिसाइल की मारक सीमा 1000 किलोमीटर है। कितना? 1000। निर्भय मिसाइल की मारक सीमा क्षमता 1000 किलोमीटर है। 24 जून 2021 को DRDO द्वारा ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज ITR को इस मिसाइल का 8वीं बार सफल परीक्षण हुआ। यह स्वदेशी विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जो 0.7 से 0.9 मैक की गति से उड़ान भरती है। यह यह सतह से सतह पर मार करती है तथा हवा, जमीन, समुद्री जहाज और पनडुब्बियों से वार करने में सक्षम है। पेड़ की ऊंचाई के बराबर उड़ने की क्षमता के कारण इसे ट्री टॉप मिसाइल भी कहते हैं। नेक्स्ट, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका नाम है INS विक्रांत। क्या नाम है? INS विक्रांत। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। यह कोचीन शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है। इसकी चाल 30 नॉट यानी 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय उपग्रह समुद्र विज्ञान, तटीय और वायुमंडलीय अनुप्रयोगों के लिए डेटा एकत्र करता है। तो दोस्तों IRSP-4। कौन? IRSP-4। IRSP-4 ओशनसैट पहला उपग्रह है जिसे मुख्य महासागरीय अनुप्रयोगों के लिए निर्मित किया गया है। इसके अतिरिक्त यह तटीय और पर्यावरणीय अनुप्रयोगों के लिए डाटा एकत्र करता है। इसका प्रक्षेपण 26 मई 1999 को सार केंद्र हरिकोटा के PSLV C2 द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है। तो दोस्तों भारत की सबसे क्षमता बैलिस्टिक मिसाइल का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल का नाम अग्नि 5 है। क्या है? अग्नि 5, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। माना जाता है कि इस मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 5000 से 8000 किलोमीटर है। इसकी पहली उड़ान 2012 में आयोजित की गई थी। आकाश 3 जो है ये 30 से 80 किलोमीटर तक चलती है। नाग मिसाइल 5000 मीटर से 20 किलोमीटर तक चलती है। ब्रह्मोस जो है ये 400 किलोमीटर तक चलती है। नेक्स्ट, 1974 में पोखरण में हुए भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण के समय भारत परमाणु ऊर्जा एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन कौन थे। तो दोस्तों होमी सेठना थे। कौन थे? होमी सेठना। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 18 मई 1974 को बुद्ध जयंती के अवसर पर पोखरण में हुए भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण के समय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी नोरोजी जेठना थे तथा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक राज रामनात्रा थे। इस परीक्षण का कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। क्या रखा गया था? स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट, भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक किसे माना जाता है। तो दोस्तों इसको हम डॉक्टर होमी भाभा को मानते हैं। भारत के महान परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर होमी भाभा जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के एक समृद्ध
फारसी परिवार में हुआ था। इनको भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक माना जाता है। वर्ष 1948 में डॉक्टर भाभा ने भारतीय परमाणु ऊर्जा उपयोग की स्थापना की और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 1955 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग पहले सम्मेलन में डॉक्टर भाभा को सभापति बनाया। परमाणु सरकार ने वर्ष 1954 में इनका पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। नेक्स्ट, पोखरण परमाणु परीक्षण 2 कोड नाम क्या था? तो दोस्तों पोखरण परमाणु का 2 कोड नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। वर्ष 1998 में राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम ऑपरेशन शक्ति था। क्या था? ऑपरेशन शक्ति। 11 मई 1998 को किए गए परमाणु परीक्षण के उपलक्ष्य में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में घोषित किया गया। परमाणु 1 का कोड नाम मिसाइल बुद्धा था। यह परीक्षण वर्ष 1974 में किया गया था। नेक्स्ट, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या है? तो दोस्तों भारत का पहला परमाणु कोड आप देख सकते हैं। भारत का पहला परमाणु कोड जो है दोस्तों, यह एक प्रकार का लाफिंग बुद्धा यानी स्माइलिंग बुद्धा। क्या है? स्माइलिंग बुद्धा कह सकते हैं या फिर लाफिंग बुद्धा कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है? तो दोस्तों जो सौर है या एक भूमि आधारित पृथ्वी सौर जो है भूमि आधारित नहीं है। नेक्स्ट, आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों, GSAT एक 8 भारतीय संचार उपग्रह है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया है। इसका प्रक्षेपण 20 मई 2011 को फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष केंद्र का हुआ था, जबकि यह अन्य प्रक्षेपण का यान नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन है दोस्तों कि 1969 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अपोलो 11 अंतरिक्ष उड़ान में चाल कदल में शामिल नहीं है? तो दोस्तों यह है एलन शेपर्ड। क्या है? एलन शेपर्ड। नील आर्मस्ट्रांग 1969 में अपोलो 11 अंतरिक्ष उड़ान के चालक दल में शामिल थे। वह चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले मानव थे। इसके बाद एड्रिन चंद्रमा पर उतरे। नेक्स्ट, कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है? तो दोस्तों अभी तक 12 यात्रियों ने चांद की सैर की। वर्तमान समय तक 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा की सैर की है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले सबसे पहले मनुष्य कौन थे? तो दोस्तों अंतरिक्ष पर यात्रा करने वाले सबसे पहले यात्रा यूरी गागरिन थे। कौन थे? यूरी गागरिन। यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्होंने 12 अप्रैल 1961 को वोस्टोक फर्स्ट में बैठकर उड़ान भरी थी। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री डैश अंतरिक्ष में प्रवेश करे और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मानव बन गया था। तो दोस्तों यह यूरी गागरिन था। कौन था? यूरी गागरिन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत का सर्वप्रथम लूनर प्रवेश कौन सा है? तो दोस्तों यह चंद्रयान फर्स्ट है। क्या है? चंद्रयान फर्स्ट। नेक्स्ट, चंद्रयान फर्स्ट भारत का प्रथम चंद्र मिशन लॉन्चर पेबल था। यह 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। सर्वप्रथम पूर्वानुमानित सुपरनोवा विस्फोट की तस्वीर लेने वाला हबल अंतरिक्ष दूरबीन हबल स्पेस टेलीस्कोप किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से है। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 24 अप्रैल 1990 को हबल स्पेस टेलीस्कोप का प्रमोशन किया। यह दूरदर्शी प्रकट निकट परावैंगनी तथा निकट अवरक्त तरंग दैर्ध्य पर काम करता है। इस टेलीस्कोप ने सबसे पहले सुपरनोवा विस्फोट तस्वीर ली थी। कब सुपरनोवा की तस्वीर ली थी? तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन है कि हबल को अंतरिक्ष में कब प्रक्षेपित किया गया था? तो दोस्तों हबल को यहाँ पे आप देख सकते हैं, हबल को दोस्तों 1990 में प्रक्षेपित किया गया था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है। वर्ष 2002 में इसरो के पूर्व प्रबंधक और वैज्ञानिक सतीश धवन को
मरणोपरांत उनके सम्मान इसका नाम रखा गया था। नेक्स्ट, इनमें से कौन एक नेविगेशन नौकायान नौ परिवहन सैटेलाइट है? तो दोस्तों यह एक IRNSS है। IRNSS इंडियन रेगुलेशन सैटेलाइट सिस्टम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित एक नौवहन उपग्रह है। इसका सफल परीक्षण 1 जुलाई 2013 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य चालकों के लिए दृश्य और ध्वनि के जरिए नौवहन की जानकारी मोबाइल फोनों के साथ एकीकरण भूभागीय एवं समुद्री नौवहन तथा यात्रियों को भूभागीय नौवहन की जानकारी देना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के संबंध से सत्य नहीं है? तो दोस्तों ये जो इससे वाहनों की आवाजाही का नक्शा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ये बिल्कुल भी गलत है। और यह एक अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन प्रणाली है, बिल्कुल सही है। यह चक्रवात की भविष्यवाणी कर सकता है, बिल्कुल सही है। यह कार में नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अगर हम थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करें, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम्स यानी GPS एक ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। GPS तकनीकी उपग्रह द्वारा भेजे गए संदेशों सिग्नल पर काम करता है और उपग्रह से प्राप्त सिग्नल द्वारा उस जगह को मैप करता है जहां इसका विकास अमेरिका के रक्षा विज्ञान द्वारा किया गया था। इस तकनीकी का प्रयोग सर्वप्रथम 1960 में तक अमेरिका नौसेना ने किया था। इसका प्रयोग प्रमुख रूप से वैज्ञानिक प्रयोग और सर्वेक्षण कार्यों के लिए, जमीन का सर्वेक्षण करने के लिए, नक्शा बनाने के लिए, आपदा राहत कार्यों के लिए तथा कार नेविगेशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसरो के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई हैं। इसरो के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष सिवान है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। नेक्स्ट, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार संबंध सिनेमा से है। तो दोस्तों इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति देविका रानी थे। दादा